अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई उसका नाम है लव इम्पॉसिबल। उसकी राइटर है नाज़िम मुश्ताक। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। महरू जल्दी कर, तू अब तक नहीं रेडी हुई? तुझे अच्छी तरह से पता है वैन वाला पूरे टाइम पे आ जाता है और ज़रा सी देर पे कितनी बातें सुनाता है। विशाल दरमियानी दरवाजे से अंदर आई। ताई अम्मी देख लें इस लड़की को, आप समझाते क्यों नहीं? इसे 2 थप्पड़ लगाए हो ना तो आइंदा वक़्त की ऐसी पाबंद होगी ना, आप लिखवा लें मुझसे। अशाल और महरू दोनों चचा ज़ात कज़न होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी थी। इनकी ड्रेसिंग से लेकर खाने पीने तक सब मैचिंग और एक सा होता था। अहमद हमदानी जो कि महरू के वालिद और घर के सबसे बड़े बेटे थे, इनका अपना एक छोटा सा कारखाना था। घर के अखराजात जिससे बासानी पूरे हो रहे थे। इनकी सिर्फ एक ही इकलौती औलाद मेहरुन्निसा थी। सलमा बेगम घरेलू खातून थी, लिहाजा इंतहाई सलीकामंद और मिलनसार थी। ज़ुबैर साहब अहमद हमदानी के मंझले भाई एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के फ़राइज़ सरअंजाम दे के घर के अखराजात पूरे कर रहे थे। ज़ादा बेगम ज़ुबैर साहब की बीवी, जो कि आदतन ज़रा लालची और हर वक्त दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करने वाली। इनकी बेटी शाल जो कि महरू की बेस्ट फ्रेंड भी थी। दोनों हम उम्र थी, 1 माह का गैप था दोनों की पैदाइश में। ज़ुबैर साहब का बड़ा बेटा सारम जो तालीम के आखिरी साल में था और बचपन से दिल ही दिल में महरू को चाहता था, मगर आज तक बता नहीं पाया था। हसन साहब जो भाइयों में सबसे छोटे थे, उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रखा था। इनकी भी इकलौती औलाद इनका बेटा शाहजैन था, जो कि बहुत ही गुस्से वाला और कुछ हद तक सख्त तबीयत वाक़या हुआ था, जो इसकी पर्सनैलिटी पर बहुत जचती भी थी। अपने वालिद के साथ इनका बिजनेस संभालता था। हसन साहब की तमाम हसन साहब की बेगम तमन्ना थी, जो कि अपनी दौलत का बहुत ज़म था, जिसकी वजह से इनका कहीं भी आना जाना तकरीबन ना होने के बराबर था। नेहरू शाहजहान को दिल दे चुकी थी, मगर इसकी सख्त तबीयत की वजह से और कुछ अपनी चची के रवैये की वजह से इसको बताने से डरती थी। जबकि शाद भी ये जानते हुए कि महरू पसंद करती है शाह को, इसके बावजूद तो इसे शाह से मोहब्बत हो गई थी। हमदानी हाउस एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें 3 सेट बने थे। घर के तीनों भाइयों के, मगर मेन गेट एक ही था। महरू और अशाल में बहुत दोस्ती थी। अक्सर अशाल महरू के घर ही रात को रह जाती थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और एक ही क्लास में थी। ताई जान, मेरा नाश्ता तैयार है। अशाल ने अपना तमाम तर गुस्सा महरू पर निकालने के बाद सलमा बेगम से पूछा। हाँ मेरी जान, तुम दोनों का नाश्ता तैयार करके मैं टेबल पे लगाई हूँ, सलमा बेगम प्यार से बोली। मैं ज़रा इस महरू की बच्ची को निकालती हूँ कमरे से। महरू पतली लंबी सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाली और लंबे बालों वाली खुश शक्ल, खुश मिजाज, मगर हद दर्जा शर्मीली वाक़या हुई थी। जबकि शाल भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, मगर वो इंतहा की ज़िद्दी और मुँह फट लड़की थी, जिसको सलमा बेगम अक्सर समझाती रहती थी कि लड़कियों में ऐसी आदत अच्छी नहीं समझी जाती, मगर वो शाल ही क्या जो कि समझ आए। महरू आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरत कुशीदा आंखों को काजल से भरकर मज़ीद इनकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी, जब चुपके से अशाल ने आके इसकी लंबी चोटी को खींचा। आउच! अशाल, कभी तो तमीज़ सीख लो तुम। महरू ने अपनी चोटी छुड़वाते हुए कहा। यार, अगर मैं लड़का होती तो तुम्हें इस जानलेवा मासूमाना और सादा हुस्न के किसार में मुब्तला होके तुम पे मर मिटता। उफ, ऊपर से तुम्हारी ये कातलाना स्याह रात जैसी चमकती कुशीदा आंखें, मैं तो फना हो जाती। और तुम्हारी नागिन सी जुल्फ़ें। इसने महरू को छेड़ने के लिए एक लट को खींचा। अशाल, तुम बहुत वो हो। और वो शर्मा के भाग गई, जबकि अशाल हंसी से लूट-पुट हो जा रही थी। अम्मी जान, इस बदतमीज़ को कोई तमीज़ सिखाएं, बहुत बेहुदा बातें करती है। महरू सलमा बेगम से शिकायतें कर रही थी, तभी अशाल हंसती हुई बाहर आई। क्या करूं ताई जान, मेरे पास एक ही तो तरीका है इसे रूम से फ़ौरन भगाने का। और दोनों हंसने लगी, जबकि महरू मुंह बनाकर बैठ गई। चलो मुंह ना फैलाओ चलो मुंह ना फैला के बैठ जाओ, अब कॉलेज के लिए देर हो रही है ना, जल्दी आओ नाश्ता करें और निकले। अशाल ने इसे बाजू से पकड़कर खींचा। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और बैग उठा के गाड़ी में सवार होगी। बेगम, मैं सोच रहा था कि घर में कोई छोटी सी तकरीब रख दी जाए, जिसमें आपके बहन भाई और मेरे सिर्फ शामिल हों। काफ़ी अरसा हो गया है एक साथ गपशप लगाए।
जी ठीक है, तमन्ना बेगम अपनी बेशकीमत साड़ी का पल्लू सीधा करते हुए बोली, और दरअसल एक और मकसद भी है सबको इकट्ठा करने का। हसन साहब कुछ सोचते हुए बोले, वो क्या? और तमन्ना बेगम को भी तजस्सुस हुआ कि यूं अचानक गैदरिंग के पीछे का असल मामला आखिर है क्या। वजह यह है कि बेगम के मैं शाहजैन की शादी की बे वजह यह है बेगम के शाहजैन की शादी की उम्र हो गई, और मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई और लड़की बहू बनकर आए। तो बेहतर है कि या वो मेरे ख़ानदान से हो या तुम्हारे, कोई तीसरा ख़ानदान से ना आए। हसन साहब ने बहुत सोच विचार के बाद ये फ़ैसला किया था। बहुत अच्छा फ़ैसला है हसन साहब, मुझे आपके फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ है। तमन्ना बेगम की खुद यही ख्वाहिश थी। दोनों हसन साहब के भाइयों और तमन्ना बेगम की एक बहन सबको कल शाम की दावत का इनविटेशन दे दिया गया था। अशाल और महरू जब कॉलेज से घर आई तो इन तक भी खबर पहुंच चुकी थी कल की दावत की। अशाल बहुत एक्साइटेड थी। महरू क्या सोचा कल की दावत के बारे में? यार, एक तो चचा लोग, एक तो अमीर भी इतने। अब इनके स्टेटस के मुताबिक मेरे पास तो कोई ऐसा ड्रेस भी नहीं है। अशाल ने परेशान होकर कहा, मुझे तो कोई परवाह नहीं भई, अब तो इतना तो है ही कि इनकी दावत के काबिल बंदा पहन सके इन्हीं हैसियत के मुताबिक। महरू लापरवाही से बोली, तुम नहीं समझोगी, सदा की बुद्धू लड़की हो। अशाल ने हल्की सी चित लगाई महरू के सर पर और घर अपने चली गई। अगले दिन अशाल ने कॉलेज से छुट्टी कर ली थी और ज़ाहदा बेगम को लेकर मार्केट चली गई अपने लिए ड्रेस खरीदने। महरू, आज तू भी ना जा कॉलेज यार, आज शॉपिंग पे चलते हैं। अशाल ने मशवरा दिया, इन्हें आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर में मिस नहीं कर सकती, मगर मुझे अकेले वैन में जाते डर लगता है। प्लीज़ अशु, आज छुट्टी ना करो। महरू ने रो देने वाले लहजे में कहा, पागल है, मुझे पार्टी के लिए ड्रेस चाहिए हर सूरत। अशाल ने हतमी फैसला सुनाया तो महरू परेशान सर झुकाए आ गई। सारन भी यूनिवर्सिटी जा चुका था। सलमा बेगम ने अपनी काली चादर निकाली, चलो बेटा, मैं खुद तुम्हें छोड़ आती हूँ। इनके कहते ही महरू का एकदम चेहरा खिल उठा था, मगर जैसे ही वो गेट तक पहुंचे इसी वक्त शाहजैन भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। इसने इन दोनों को देखा तो परेशान हो गया। ताई अम्मी, सब खैरियत? आप कहाँ इतनी सुबह सुबह जा रही हैं? महरू शाह को देखते ही सलमा बेगम के पीछे छुप गई थी। महरू शाह को देखते ही सलमा बेगम के पीछे छुप गई थी, जिसको कनखियों से वो देख चुका था। बस बेटा, आज शाल ने कॉलेज से छुट्टी की है और महरू अकेली थी। तुम्हारे चाचा भी जल्दी चले जाते हैं कारखाने, तो सोचा मैं खुद ही छोड़ आऊँ महरू को कॉलेज। सलमा बेगम ने चादर ठीक करते हुए कहा, आप घर जाएं ताई अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इसको कॉलेज छोड़ दूंगा और वापस भी ले आऊँगा। आज वैसे भी लंच घर ही में करना था तो इसे पिक कर लूँगा। शाहजैन ने मुश्किल हल कर दी, मगर महरू को मुश्किल में डाल के। मम्मा, मैं आपके साथ जाऊंगी। महरू ने सलमा बेगम को सरगोशी की। क्या फरमा रही हैं आप? ज़रा ऊंचा बोला करें, यूं दो लोगों के होते हुए कान में बात करना बुरा समझा जाता है, इसने बारोबार अंदाज में कहा, और महरू की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। कुछ नहीं बेटा, बस ज़रा परेशान हो रही है। सलमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, आप जाएं घर ताई अम्मी बेफिक्र होकर, शाह ने कहा, और महरू के लिए फ्रंट डोर गाड़ी का खोला। ठीक है बेटा, खुश रहो। उन्होंने शाह के मजबूत कंधे पर हाथ फेरा और चली गई। महरू की आंखों में पानी मोतियों की तरह तैर रहा था। बैठो। शाह ने स्याह चादर में छुपी सिमटी सी नाजुक लड़की, जिसकी नाक हल्की सुर्ख हो रही थी, जो कि अलामत थी कि इस बात की कि वो रो देने को है, इससे कहा, मैं पीछे बैठूंगी। उसने डरते हुए बामुश्किल कहा, मैडम तुम कॉलेज आती हो, इतने तो मैनर्स पता ही होंगे कि ड्राइवर के साथ पीछे बैठा जाता है, और मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ बल्कि घर का फर्द हूँ, और घर के फर्द को इज्जत देते हुए हम फ्रंट सीट पर बैठते आई हैं, समझे? अब आराम से बैठ जाओ, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। शाह ने कलाई पर बंदी बेशकीमत घड़ी पर वक़्त देखते हुए कहा। मैनू ने भी चुपचाप बैठ जाने में ही आफियत जानी। वो दुआएं मांग रही थी कि कोई मौजा हो जाए और कॉलेज जाने वाले रास्ते कम हो जाएं, ताकि वो इससे तो फरार हासिल करे जो इस वक्त इसको अपनी जान का दुश्मन लग रहा था। पूरा रास्ता बिल्कुल खामोशी से गुजरा। कॉलेज के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। कितने बजे तुम्हारा ऑफ है कॉलेज? शाह ने पूछा। मैं आ जाऊंगी, महरू ने उंगली मसलते हुए कहा। जो पूछा है इसका जवाब दो। शाह ने ज़रा सख्त लहजा अपनाया और इसका ज़ब्त जवाब दे गया। आंसू और सिसकियों की आवाज़ गाड़ी के सुकून में अरदाश पैदा करने लगी। ओ माय गॉड, हद है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया है तुम्हें? वो सर पीट कर रह गया। अच्छा जाओ तुम, मैं पता कर लेता किसी और से, और आंसू साफ करके अपना हुलिया ठीक करके बाहर निकलो। तुम अब बच्ची नहीं हो। इस हालत में आंसू पूछती बाहर जाओगी तो लोग मुझ पे ही शक भरी नज़रों से देखेंगे। उसने टिश्यू
बढ़ाया महरू की जानिब। क्या मतलब? इसने मासूमी से पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें मतलब समझाने बैठ गया तो फिर तुम्हारा रोना धोना शुरू हो जाएगा और मैं बगैर कुछ कहे कि ये गुनाहगार ठहरूंगा। वो मुस्कुराया और महरू को इस लम्हे वो इंतहा का खूबसूरत लगा। ये मुस्कुराता क्यों नहीं? इसको पता चले कि इसकी मुस्कुराहट किस कदर खूबसूरत है तो ये हमेशा मुस्कुराता ही रहे। बेख्तियार महरू के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। शाह ने रोती धोती हर वक्त सहमी शर्माती लड़की के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट देखी थी। वो बहुत हसीन थी, बिलाशुबा मासूमियत भरी मुस्कुराहट। मैं अब जाऊं? महरू ने मुसलसल शाह को अपनी तरफ मगन देखा तो वो नजरें चुरा गई। वो अब कंफ्यूज हो रही थी इसकी नज़रों की हिद्दत से। जाओ? हाँ जाओ। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी इसने महरू को पुकारा। जी। वो मुड़ी। मैं लेने आऊँगा, इंतज़ार करना मेरा, अकेले मत जाना। वो कहकर गाड़ी भगाता इसकी नज़रों से धीरे धीरे ओझल हो रहा था और इसकी एक हार्ट बीट मिस हो रही थी। वो मुस्कुराई और कॉलेज गेट से अंदर चली गई। दूसरी तरफ इशाल तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि महरू शाहजैन के साथ कॉलेज गई है। इशाल को किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। शाहजैन की पर्सनैलिटी, इसकी दौलत और दूसरी जानिब ज़ाहिदा बेगम इसका ब्रेन वॉश कर रही थी कि कुछ भी हो जाए शाह को हासिल करना अपना मकसद हयात बना लो। अगर वो तुम्हारा हो गया तो सारी ज़िंदगी ऐश करोगी, महारानी बनकर रहोगी। भूल जाओ कोई तुम्हारी दोस्त है। सिर्फ ये सोचो कि शाह के दिल में जगह कैसे बनानी। तुमने यही वजह थी कि ज़ाहिदा बेगम खुद इसको साथ लेकर गई थी ताकि कल की दावत पे शाल सबसे खूबसूरत लगे। अशाल ने फौरन सारम को कॉल मिलाई। हाँ अशु बोलो। सारम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज महरू अकेले कॉलेज गई। जाते वक्त वो शाह के साथ गई थी। तुम अभी फौरन निकलो इसके कॉलेज और कहना ताई अम्मी ने भेजा है इसे लेने को। तुम चाहते हो ना महरू को? अशु ने कहा। हाँ, तुम्हें तो सब बताया हुआ है मैंने, सारम ने उदास होते हुए कहा। तो मेरे भाई सोचो मत, कुछ यही मौका है, जाओ तुम। अशाल ने अपना रास्ता साफ करने और महरू को शाह के साथ जाने से रोकने का एक यही हल निकाला। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। सारम ने फोन पॉकेट में रखा और अपना बाइक स्टार्ट किया। वो गेट के पास खड़ी शाह का इंतजार कर रही थी जब सारम ने इसके पास आके बाइक रोका। सारम तुम इधर कैसे? सारम के साथ वो बेतकल्फी से बात करती थी मगर शाह हमेशा से सख्त तबीयत था इसलिए महरू हमेशा इससे डरती थी। मुझे ताई अम्मी ने तुम्हें लेने भेजा है, चलो। सारम ने शाल के कहने पर झट झूठ बोला। अच्छा मगर शाहजैन भी आते ही होंगे, महरू ने कहा। शाहजैन का सुनकर सारम का खून खोलने लगा। तुम चलो मेरे साथ, इसको ताई अम्मी ने मना कर दिया होगा। अच्छा चलो फिर। वो बेफिक्र हो गई इसके पीछे बैठ के। इसके इनके निकलते ही शाहजैन भी पहुंच चुका था महरू को लेने। पीएन से पूछने पर पता चला कि 10 मिनट पहले ही निकली अपने कज़न के साथ। महरू को ये बात मालूम नहीं थी कि शाह इसको पसंद कर चुका था पहले से ही शादी के लिए। शाहजैन के दिमाग की नसें गुस्से से फटने लगी। वो पूरी स्पीड से गाड़ी भगाता इन तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था। इसने गाड़ी फुल स्पीड में भगाई और ख़तरनाक मोड़ लेकर सारम की बाइक के सामने ला खड़ी की। सारम अचानक ब्रेक न लगाता तो एक खतरनाक हादसा मुतवक्को था। वो गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला, गिरेबान से पकड़कर सारिम को नीचे फेंका और गुस्से से महरू का हाथ पकड़कर खींचता हुआ इसे गाड़ी में धकेला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ दूर जाकर उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई। क्या समझती हो तुम खुद को? जब मैंने कहा था कि मैं आऊँगा लेने तो इंतज़ार नहीं कर सकती थी? वो गुस्से से दौड़ा। महरू की आंखें आंखें आंसू से भर चुकी थी। बंद कर अपना ये रोना धोना, जो पूछ रहा हूँ मुझे जवाब दो। मेरे साथ तुम्हें आते हुए बहुत मसला होता है और इसके साथ तुम वो फौरन फौरन खुशी खुशी राजी हो गई। वाह महरू मैडम। शाह ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारे। वो अभी तक रोए जा रही थी। क्या बकवास है ये? वो एक बार फिर इस पर बरसा। मुझे घर जाना है, वो रोते हुए बोली। घर ही जा रहा हूँ, कहीं और नहीं लेकर जा रहा तुम्हें। मुझे तुम दुनिया का इस वक्त बुरा तरीन इंसान समझ रही होगी मैडम। जिस शरीफजादे के साथ तुम बाइक पर सवार होकर आ रही थी इसकी असलियत मुझे पता है। जब जानोगी तब बताना कौन बुरा है। और एक बात, आइंदा मुझे इसके साथ नजर नहीं आओ, आई समझ? इसने महरू को वार्न किया। आप कौन होते हैं मुझ पे अपना हुक्म मुसलत करने वाले? महरू में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। मैं कौन होता हूँ बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा आपको महरू मैडम, इसने कहा और महरू नासमझी से इसे देखने लगी। घर आके वो अपने कमरे में बंद हो गई। तबीयत खराब का बहाना बना के वो आज के वाक़े को भूल नहीं पा रही थी। मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है शाहजैन, मगर अफसोस तुम्हारे दिल में मैं अपनी मोहब्बत ना जगा सकी। इसने अपनी डायरी खोली और एक और सफ़े से इससे गिले शिकवों से भर डाला। जब से इसने शाह को चाहना शुरू किया था वो अपना हर एहसास अपनी डायरी पर रकम
करती आई थी। अगले दिन कॉलेज से ऑफ था, आज इशू नहीं आई। सलमा बेगम ने हैरानी से पूछा, वरना वो नाश्ता मेहरू के साथ इसी के घर पे किया करती थी। पता नहीं, मेहरू नजरें चुरा के इसे पता था कि जो कुछ शाहजैन ने सारंग के साथ किया, इशू को इस बात का गुस्सा है। वो कल का वाक़या सलमा बेगम को बताकर परेशान ही करना चाहती थी। दूसरी जानिब ज़ादा बेगम मेहरू को हटाने के लिए सारंग के लिए इसका हाथ मांगने की तैयारी में थी। मामा जो भी करना है जल्द जल्द करें, आप देख रही हैं ना शाह की मेहरू के लिए पसंदगी। कल इस मेहरू के लिए ही इसने सारंग से भी झगड़ा किया। इशू गमो गुस्से में कमरे के चक्कर काट रही थी। करती हूँ उस मेहरू का इलाज भी, आज की दावत से फारिग हो जाने दो, फिर मैं सब मेहमानों को बुलवा के इसके रिश्ते के लिए जाऊंगी भाई साहब के पास। ज़ाहदा बेगम ने कुछ सोचते हुए कहा। शाम की दावत का इंतजाम हवेली के मुश्तरका बड़े से खूबसूरत हॉल में किया गया था। हर तरफ खूबसूरती बरकी कैमके लगे हुए थे। शाह हल्के ब्राउन कलर की शलवार कमीज पहने, जिसमें इसका लंबा कद और कशीदा सीना बेहद खूबरू लग रहा था। वहाँ मौजूद हर लड़की इसके साथ की ख्वाहिशमंद थी। बाबा अहमद चाचा और इनकी फैमिली नज़र नहीं आ रहे। बाबा अहमद चाचा और इनकी फैमिली नज़र नहीं आ रहे। शाह की नज़रें मेहरू को ढूंढ रही थी। हाँ बेटा, मैं तो इधर मसरूफ़ हूँ, खाने की ऑर्डर कंफर्म और चेकिंग पे, तुम कॉल करके पता लगाओ। हसन साहब ने डायरी खोलते हुए कहा। जी बाबा। शाह ने कॉल मिलाई। दूसरी जानब से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अभी इतने गेस्ट भी नहीं आए थे कि शाहजैन ने बगैर किसी तखीर के खुद जाना ही मुनासिब समझा। अरे आओ शाह बेटा, सब खैरियत? सलमा बेगम ने पूछा। ताई अम्मी, आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए? सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शाह की नज़रें मेहरू को ढूंढ रही थी। बेटा बस बेटा, आप चलो, हम आ रहे हैं, सलमा बेगम ने मुस्कुराकर कहा। तमाम मेहमान आ चुके थे, मगर शाह की नज़रें तो मेहरू को ढूंढ रही थी। सलमा बेगम ने मेहरू को साथ चलने के लिए हर तरह से राज़ी करने की कोशिश कर डाली, मगर इसकी तरफ से मुसलसल इनकार था। मम्मा प्लीज़ आप लोग जाएं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मेहरू मज़ीद शाह का सामना रखने की हिम्मत नहीं रखती थी। इससे अब शाह के रवैये से खौफ आने लगा था। सब लोग खाने खाने में मसरूफ़ हो गए। जब वो मौके से फ़ायदा उठाते हुए मेहरू के पास जा पहुंचा, मेहरू अपने बेडरूम में बेड पर दराज थी, आंखें बंद किए। अब भी वो इसी के बारे में सोच रही थी। जब वो बिल्कुल इसके पास आकर खड़ा हो गया, इसने मेहरू को अपनी जानिब मतवज्जो करना चाहा, मगर वो अपने और शाह के ख्यालात के गहरे समंदर में इस कदर गर्क थी कि इसे शाह की मौजूदगी का ज़रा भी एहसास ना हुआ। वो भी इसी के पास बेड पर बैठ गया और इसकी दराज मगर करली जुल्फों को इसके चेहरे से अपनी हाथ की उंगली से हटाने लग गया। जैसे ही मेहरू को शाह का लम्स अपने चेहरे पर महसूस हुआ, इसने फौरन आंखें खोल दी। इसको अपने इस कदर करीब देखकर मेहरू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आप यहाँ क्या कैसे? इसे हल्काते हुए पूछा। वो अब भी इसकी बेड पर बैठा मेहरू को गहरी नज़रों से देखे जा रहा था। मेहरू और सिमट कर बैठ गई थी। इसने अपना दुपट्टा अपने चारों ओर ओढ़कर पाँव भी इसमें छुपा लिए थे। वो हल्का सा मुस्कुराया। इसको मेहरू आज बेहद पहले से भी काफ़ी हसीन लग रही थी। वो इसके पास से उठकर दोनों बाजू बांध के खड़ा हो गया। तुम आराम करो, यही मैं आया तो शदीद गुस्से में था। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, जब तुम ना आई तो मुझसे रहा ना गया, तुम्हें लेने आ गया था। मगर वो मुस्कुराया। अब तुम यही रहो, मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरे सिवा कोई भी और देखे। मेहरू का रंग जर्द पड़ने लग गया। वो ऐसी ही थी। उफ, क्या बनेगा तुम्हारा? खुद को थोड़ा बदलो मैडम। मैं गुस्से के अलावा बहुत रोमांटिक मिजाज का भी बंदा हूँ, और जब सामने तुम हो फिर हवासों पर काबू पाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। वो हल्का सा इसकी जानिब झुका। आप जाएं प्लीज़। मेहरू शर्म से लाल पीली हुई जा रही थी। वो हंसा। ओके जनाब, मैं चलता हूँ। दूसरी जानिब शाल हसद की आग में जल रही थी। इसने शाह को मेहरू के घर की जानिब जाते देख लिया था। जो ही वो हॉल में वापस आया, शो इसकी जानिब बड़ी ब्लैक साड़ी में, वो भी ब्लैक की खूबसूरत लग रही थी, मगर शाह मेहरू के सादा हुस्न पर फिदा हो चुका था। कहाँ थे जनाब? शाह ने बेतकल्फी से पूछा। कहीं नहीं, बस गेस्ट को ज़रा देख रहा था। शाह ने मुस्कुराकर कहा। ईशू ने गहरी नज़रों से इसकी जानिब देखा। अच्छा सुने शाह। हाँ बोलो। इसने मुड़कर देखा। आपकी इस शानदार दावत के बाद मेरे पास भी एक सरप्राइज़ है आपके लिए। दावत के बाद ताई अम्मी के घर आ जाएगा। इसने एक तंज़िया मुस्कुराहट दी। शाह नासमझी से इसको देखता रह गया, और वो अपनी साड़ी का पल्लू लहराती उसके पास से गुजर गई थी। जैसे ही दावत अपने इख्तिताम को पहुंची, शाह अपने वालिद हसन हमदानी को लेकर रूम में चला गया। कोई बहुत ज़रूरी बात करनी और सब मेहमानों को इंतज़ार करने का कहकर। सब इसी कश्मकश में थे कि आखिर मामला क्या है। सब खैरियत है साहबजादे मियाँ? हसन साहब भी परेशान दिखाई दे रहे थे। जी अब्बू,
सब कह रहे थे, बस ये कहना था कि आप अनाउंस कर दें कि सबके सामने कि शाह ने शादी के लिए मेहरू का इंतखाब किया है। शाह ने मुस्कुराकर कहा, क्या वाकई? हसन साहब ने हैरानगी और खुशी के मिले जुले तासुरात से पूछा। बेटा, मेरी खुद यही ख्वाहिश थी। मेहरू समझदार माँ की सलीकामंद बेटी है, मुझे तुम्हारे इंतखाब पे फ़ख्र है। हसन साहब बेहद खुश थे। उन्होंने पहले तमन्ना बेगम को खुशी की खबर सुनाई। थोड़ी बहुत मज़ामत के बाद उन्होंने भी मेहरू के इंतखाब को दिल से कबूल कर लिया था। तीनों ने खुशी खुशी बाहर के जाने कदम बढ़ाए। मैं बहुत खुशी से आप सब तक एक खुशखबरी पहुंचाना चाहता हूं कि हम सबको अहमद भाई की बेटी अपने शाह के लिए पसंद है। भाई साहब, भाभी जी, आपको कोई इतराज़ तो नहीं? हसन साहब ने मुस्कुराकर अपने भाई के कंधों पर हाथ रखकर पूछा। शाल का रंग अब जर्द पड़ रहा था। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो शाह, तुम भुगतोगे सारी ज़िंदगी मेरा दिल तोड़ने की सज़ा। तुमने मेरी खुशी छीन ली मुझसे। अब देखना मैं तुम्हारी खुशियों को आग कैसे लगाती हूँ। आशा ने अपनी रुई जैसे सुर्ख और सफ़ेद गालों से बेदर्दी से आंसू साफ किए। हमें रिश्ता कबूल है, हमारी खुशनसीबी है कि शाहजैन हमारा दामाद बने। हसन साहब ने खुशी से अहमद को गले लगाया। और एक और ख्वाहिश भी पूरी कर दें भाई साहब, और ये शाह की नहीं मेरी ख्वाहिश है कि निकाह आज ही हो। हसन साहब ने वहाँ मौजूद सबको शाह समेत हैरान कर दिया था। शाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसका बस नहीं चल रहा था कि रुखसती भी आज ही हो जाए, मगर हसन साहब चाहते थे कि मेहरू अपनी पढ़ाई आराम से पूरी कर ले, इसके बाद रुखसती की जाए। हमें कोई इतराज़ नहीं है भाई साहब। मेहरू आपकी ही बेटी है, जिसे आपको मुनासिब लगे। सलमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करता हूँ, आप मेरी बेटी को तैयार करें। शाह बेटा, आप भी तैयार हो जाए। हसन साहब कहते हुए गाड़ी निकालकर बाहर निकल गए। मेहरू बेटा, आज हम आपका निकाह शाहजैन से कर रहे हैं, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? अहमद साहब ने मेहरू के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या ऐसे भी किस्मत किसी पर मेहरबान हो सकती है? जिसको चाहो इससे पा लेना इतना भी आसान हो सकता है क्या? मेहरू को यकीन नहीं आ रहा था। इसने हैरानगी और खुशी की मिली जुली कैफियत से अहमद साहब की जानिब देखा और मुस्कुरा के सर झुका लिया। जीती रहो मेरी शहजादी। आप अब जल्दी से तैयार हो जाएं और मैं ज़रा हसन की तरफ जाके हालात का जायज़ा ले लूँ। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। शाहजैन के पहलू में बैठी मेहरू गोल्डन मैक्सी में चेहरा लाल दुपट्टे में छुपाई कोई शहजादी लग रही थी। शाहजैन बेहद खुश था। मुस्कुराहट इसके चेहरे का मुसलसल अहाता किए हुए थे। कबूल और अजाब के दौर के बाद कुछ वक्त दूल्हा दुल्हन को एक साथ गुजारने के लिए दिया गया था। शाह मेहरू का हाथ थामे इसे ऊपरी मंजिल की छत तक खुले आसमान के नीचे ले गया था, जहाँ चांद और सितारों की चादर ने आसमान को ढांप रखा था। मेहरू शर्मा रही थी। वो अपने महबूब के सामने सर झुकाए अपने नरम हाथ अपने मिजाजी खुदा के मजबूत हाथों में दिए अपनी किस्मत पर रक्श खा रही थी। कुछ कहोगी नहीं मेहरू, आज तुम्हें मैंने अपना बना लिया है। वो इसकी जानिब झुका और पेशानी चूम के बोला। इसने शाह के हाथों की मजबूत गिरफ्त से अपने हाथ छुड़ाने चाहे, जब इसने गुस्से से मेहरू को अपनी जानिब खींचकर इसे अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। तुम अब बीवी हो मेरी, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझसे जान छुड़वा कर भागो। इसने मेहरू को अपने और करीब कर लिया। समझ आई मैडम? मेहरू शर्मा के इसके सीने में खुद को छुपा लिया। शाह बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मेहरू, मुझे कभी धोखा मत देना और ना मुझे से कोई बात छुपाना। तुम शाये हो, कम बोलती हो, मगर अब हमारा निकाह हो चुका है। तुम मेरा शाहज़ैन हमदानी का इंतखाब, और तुम जानती हो मेरी नेचर को, मैं प्यार भी बेइंतहा करता हूँ, गलत बात पे गुस्से से भी। तुम मेरे अच्छे से वाकिफ़ हो, इसलिए कोशिश करना कि हमारे रिश्ते में कोई दरार ना आए। वो इसे समझा रहा था और मेहरू की खुशी रेत के पहाड़ की तरह कम हुई जा रही थी, क्योंकि इसने शाह का प्यार कम और गुस्सा अक्सर देखा था जो इंतहा को पहुंच जाता था अपनी। और मेहरू इसके सामने सिवाय आंसू बहाने के खुद को बिल्कुल बेबस महसूस किया करती थी। और आइंदा तुम मेरे साथ जाया करोगे कॉलेज? और शु बेख्तियार मेहरू के मुंह से फिसला था, और इससे भी साथ ले लेना, शाह ने कहा। और मेहरू मुस्कुरा दी। शाह ने इसके होंठ चूम लिए। रात काफ़ी गुजर चुकी थी जब अचानक ऊपर अशार भी आ गए। मैंने यकीनन आप दोनों को डिस्टर्ब तो किया है, मगर मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है, माई हैंडसम कज़न, अशार ने बेतकल्फ़ी से कहा। तो शाह हंस दिया। अभी कहाँ जनाब, दिल नहीं भरने वाला हमारी अपनी बेगम से? इसने आंखों में प्यार लिए एक नज़र मेहरू को देखा, जो अब इससे अलग होकर अशाल के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। अशाल के चेहरे पर जनरल के तासुरात आके गुजर गए थे। अशाल को शाह और मेहरू में इतना प्यार देखकर जलन हो रही थी। अब वो दिन रात हसद की आग में जलती थी और हर वक्त इसका दिमाग इन्हीं सोचों में गर्क रहता था। आखिर ऐसा कौन सा खेल खेला जाए कि शाह की नज़रों से मेहरू गिर जाए और शाह खुद अपनी ख्वाहिश पे अशाल को अपना ले। तुम बस जलती कुटती ही रहना, कुछ मत करना, बस हाथ पे हाथ धरे
देखती रहो, इनकी रुखसती भी हो जाएगी, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा बेगम अपना भारी वजूद बामुश्किल संभालते कमरे में दाखिल हुई। जब अशोक कमरे के चक्कर काट रही थी, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अम्मी, मगर मुनासिब मौके की तलाश में हूँ। उसने इस तरह से हाथों की तलवों को रगड़ते हुए कहा। अरे बस करो बीबी, कुछ करना होता तो तुम पहले ही कर लेती और आज मेहरू की जगह पे तुम होती। ज़्यादा बेगम ने मुंह बसूरते हुए कहा, मेरी प्यारी अम्मा, जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं चाहती हूँ कि एक बार शाह मेहरू पर पूरा यकीन करने लग जाए, तब मैं इसका भरोसा तोड़ूं। मेहरू को इस्तेमाल करके पक्का काम करूंगी ताकि इसके बाद फिर मेहरू की वापसी का कोई दरवाज़ा ना खुले रहे। तब मेरा शाह के करीब रहना ये फ़ायदा देगा, इसका झुकाव मेरी तरफ हो जाएगा। शाह ने माँ के गले में बाहें डालते हुए तफसील बताई तो ज़्यादा बेगम का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। कैसी हैं ताई अम्मी? शाह अपने लंबे कद का ज़रा सा झुकाव देकर दरमियानी दरवाजे में दाखिल हुआ। अरे मेरा बेटा आया है, आज सुबह सुबह सब खैरियत तो है? सलमा बेगम ने शाह के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी जी ताई अम्मी, सब खैरियत है। मेहरू कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। शाह ने सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। बेटा वो कॉलेज के लिए तैयारी कर रही है। सलमा बेगम मुस्कुरा दी। मैं से बताऊं ताई अम्मी की जल्दी करें मैं से बताऊं ताई अम्मी की जल्दी करे, आइंदा वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ ही कॉलेज आया जाया करेगी। अब आप तब तक मुझे अच्छी सी चाय अपने हाथों की बना के पिला दें। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेहरू के कमरे की जानिब बढ़ गया। सलमा बेगम के दिल से बेख्तियार दोनों के लिए दुआ निकली। अल्लाह दोनों में ऐसे ही प्यार रखे। मेहरू आईने के सामने खड़ी अपने सरापे का जायजा ले रही थी। वो दरवाजे से अंदर आके दबे पांव दीवार से टेके लगाए बाजू बांधे अपनी बीवी को प्यार से देख रहा था। मेहरू की नज़र अचानक आईने में एक तरफ पड़ी और इसके हाथ से काजल छूट कर नीचे गिर गया। शाह आगे बढ़ा और काजल उठा के मेहरू के हाथ में रखकर इसे बाजू से पकड़कर अपनी और खींचा। ताई अम्मी, मेहरू तैयार हुई कि नहीं? अशु अपने कॉलेज का बैग कंधे पर लटकाते हुए अंदर दाखिल हुई। बेटा अपने कमरे में तैयार हो रही है, सलमा बेगम ने किचन से ही जवाब दिया। वो रोकना चाहती थी, आशाल को मेहरू के पास जाने से बताना चाहती थी कि शाह भी कमरे में है, मगर ये सब कहने की नौबत ही ना आई और अशु मेहरू के कमरे में जा चुकी थी। अशु वहीं रुकी और अंदर का मंजर देखकर मेहरू शाह की बाहों में थी। अशु के तन बदन में आग लगी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो मेहरू को बाजू से खींचकर शाह से अलग कर दे, मगर फिलहाल वक्त मेहरू पर मेहरबान था। वो धड़ल्ले से कमरे में आ गई। मेहरू अशोक को देखकर फौरन पीछे को हटी। अशाल, तुम बच्ची नहीं हो, इतनी तमीज़ सीख लो। किसी के रूम में आने से पहले इजाज़त ली जाती है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा तुम इस बात का ख्याल रखोगी। मैं बाहर तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। वो गुस्से में कहता हुआ बाहर निकल गया। अशाल का जब्त जवाब दे रहा था, मगर वो अभी कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती थी। इसे सही वक्त का इंतज़ार करना था। मेहरू, आगे बैठो तुम, शाह ने हुक्म सुनाया। मैं अशोक के साथ बैठूंगी। शाह, वो अच्छा नहीं लगता, मेहरू ने डरते हुए कहा। शाह ने मजीद कुछ ना कहा, बस एक गुस्सैली नज़र मेहरू पर डाली और गाड़ी पूरी स्पीड में भगाता ले गया। अशोक दिल ही दिल में खुश हो रही थी, मगर आज इसका दिन नहीं था ये। जैसे ही गाड़ी रुकी कॉलेज गेट के सामने, शाल, मैं सारम को बता दूंगा कि तुम इसके साथ चली जाना। वापसी पर मेहरू के साथ मुझे जाना है कहीं। अशोक गुस्से से दरवाज़ा ज़ोर से पटक कर निकल गई। शाह, अच्छा नहीं लगता अशोक की मेरे साथ बहुत दोस्ती बचपन से ही, अब यूँ मैं इसे अचानक अकेला छोड़ दूँ, बुरा लगता है। मेहरू ने वजाहत दी। बस हो गया, अब आराम से जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि जल्दी ख़त्म हो तुम्हारी स्टडी और मैं रुखसती करवाऊँ, और वहाँ वापसी पे इसको मत लाना। मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है, लंच के लिए मुझे जाना है तुम्हारे साथ, और जो कहूँ आराम से मान लिया करो मेरी बात। मुझे बुरा लगता है सख्त जब तुम मेरी बात नहीं सुनती। मेरी शाह ने कहा। जी ठीक है, वो हौले से बोली। अब जाएं आप, वरना मेरा मूड बदल गया तो आपकी आज छुट्टी हो जानी। जॉनी कॉलेज से वो रोमांटिक हुआ और मेहरू ने रोने वाली शक्ल बना ली। शाह ने कहका लगाया, मजाक कर रहा है मेरी पगली बेगम, आप जाओ, देर हो रही है। दोनों में मुस्कुराहटों का हसीन तबादला हुआ। वो गेट से एंटर हो चुकी थी और शाह गाड़ी की सीट से टेक लगाए अभी तक मेहरू की खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। पागल सी लड़की है, मुझे हर खत में लिखती है, तुम्हें मैं याद आती हूँ, मुझे तुम याद करते हो, मेरी बातें सताती है, अजीब पागल सी लड़की है। शाह ने अपनी फेवरेट गज़ल लगाई और गाड़ी रोड पर भगा दी। अशु, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? नाराज़ हो मुझसे? अशु, मेहरू को किसी तौर पर चैन नहीं आ रहा था। अशु आंखों में आंसू लिए मुंह फैलाए एक तरफ को बैठी थी। मेहरू बेचैनी से इसकी मिन्नत कर रही थी, क्योंकि वो दिल से इसे चाहती थी। एक वही तो थी, इसकी दोस्त, इसकी बहन, इसकी गमगुसार, इसकी खुशी की साथी। मेहरू, तुम बहुत बदल गई हो, तुम मेरी बहन नहीं रही, तुम सिर्फ शाह की बीवी हो। अशार आज का
मौका गंवाना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं है अशु, मेहरू ने बेबसी से कहा। इसे शाह पर गुस्सा भी आ रहा था। वो हट कर रहा है जानबूझकर अशु को। मेहरू को दुख हो रहा था अशाल के लिए। ऐसा ही है, बताओ कभी तुमने मुझे इतना अकेला छोड़ा था? बताओ मुझे। मेहरू अब इसने बकायदा रोना शुरू कर दिया था। अशु प्लीज़ मत रो, मैं आइंदा कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसी ही थी, किसी की तकलीफ इसे बर्दाश्त नहीं होती थी और अक्सर दूसरों की खातिर वो अपना ही नुकसान कर बैठती थी। वादा करो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगी ना, तुम मुझे कभी अकेला छोड़ोगी। अशाल मेहरू के गले लग गई। वादा है, मेहरू बोली तो अशाल के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। कॉलेज से ऑफ हुआ तो सारम भाई खड़ा था अशाल को लेने। इसे शाह ने इन्फॉर्म कर दिया था। सारा तुम जाओ, अशु मेरे साथ आएगी। मेहरू ने कहा। नहीं, आज हम तीनों साथ ही जाएंगे। तो मुझे वही मेहरू वापस चाहिए जब हम तीनों खूब इंजॉय किया करते थे। अशाल ने गहरी चाल चलने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, मगर शाह को गुस्सा आएगा, वो नाराज़ हो जाएंगे। अशु मेहरू को शाह की भी फिक्र खाई जा रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। मैं पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ कि अब तुम मेरी पहले वाली मेहरू नहीं रही। अशु ने मसनूई गुस्सा दिखाया, जो अपना काम कर गया था। नहीं, मैं तुम्हारी पहले वाली मेहरू ही हूँ। चलो चले, मैं मना लूँगी शाह को। मेहरू ने अशु का हाथ थाम लिया था। सारम, चलो सारम, हमें किसी अच्छी सी जगह से लंच करो और इसके बाद मेहरू हमें आइसक्रीम खिलाएगी अपने निकाह की ट्रीट के तौर पर। अशाल ने खुशी से सारम को देखा। चलो भी बैठो दोनों मेरी बाइक पर। मेहरू अशाल को नाराज़ करना नहीं चाहती थी, मगर वह सख्त परेशान थी। वो नहीं जानती थी कि इस बात पर शाह का रद्दमल क्या होगा। आज हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बेहद खुश हूँ। मेहरू, अशु की खुशी का कोई ठिकाना ना था। मेहरू ने सर हिलाया। इसके चेहरे से परेशानी साफ आई आती। क्या मेहरू मुंह ना बनाओ। चलो सारम हमारे दरमियान आके खड़े हो और हम तीनों की दोस्ती की एक यादगार सेल्फी लो। अशाल ने सारम को आंख हमारी सब प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। एक मेहरू ही थी जो समझ नहीं पा रही थी। सारम तस्वीर बनवाने के लिए दोनों के दरमियान खड़ा हुआ। शाल के फ़ोन से सेल्फी ली गई थी, तीनों की बहुत क्लोज, मगर हंसती मुस्कुराती बेहद खूबसूरत तस्वीर। तुम लोग बैठो, मैं ज़रा अम्मी को बताऊं कि आज कुछ काम की वजह से हम लेट हो जाएंगे। शाल मुस्कुराती इनके दरमियान से उठकर एक तरफ को गायब हो गई थी। इसने महारत से खुद को तस्वीर से अलग करके किसी अनजान नंबर से सारम और मेहरू की हंसती मुस्कुराती तस्वीर लोकेशन के साथ शाह के नंबर पर भेज दी थी। शाह, जो काफ़ी देर से मेहरू के कॉलेज के सामने गाड़ी में बैठा कई बार इसका नंबर डायल कर चुका था, गुस्से से अचानक इसके फ़ोन पर जो तस्वीर इसे भेजी गई थी इसके हवास को मुंतशिर करने के लिए काफ़ी थी। वो जन से गाड़ी भगाता दी गई लोकेशन पर पहुंच चुका था। सारम प्लीज़ देखो अशु कहाँ रह गई है, घर भी जाना है, मेरा फ़ोन भी ऑफ है, लो बैटरी की वजह से अम्मी भी परेशान हो रही होंगी। मेहरू अब रो देने को थी, बस आ जाती है, अशु बच्ची थोड़ी है वो, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। वो सारम ने गहरी निगाह मेहरू पर डाली और अपना हाथ मेहरू के हाथ पर रख दिया। सब इस कदर अचानक था कि मेहरू जब तक संभलती शाह इसके सर पर आ खड़ा हुआ था। मेहरू घबरा कर खड़ी हो गई। शाह आप। एक ज़ोरदार एक ज़ोरदार जनाटेदार थप्पड़ ने मेहरू के सफ़ेद बेदाग गाल को दागदार कर दिया। इसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ दिखाई दिया। वो बाजू से पकड़े इसे खींचता हुआ गाड़ी तक ले गया था। वो गाड़ी भगाता ले गया। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी, कभी सिसकियों की आवाज़ तो खामोशी में ताश पैदा कर रही थी। कुछ ही फासले पर जाके उसने गाड़ी एक पुरसुकून मुकाम पर जाके रोक दी, जहाँ कोई इक्का दुक्का लोग काफ़ी फासले पर नजर आ रहे थे। वो गाड़ी से बाहर निकल आया और मुसलसल अपनी कटन पट्टियों को दोनों हाथों से सुला रहा था। मेहरू बहुत डर चुकी थी। शाहजहां के रवैये ने इसे बेहद खौफजदा कर दिया था। वो मुसलसल रोई जा रही थी, मगर गाड़ी से बाहर नहीं आई थी। बाहिरा शाह ने अपना रवैया नॉर्मल रखते हुए कहा। मेरू ने मुंह दूसरी जानिब मोड़ लिया। इसकी नाक सुर्ख हो गई थी और आंखों में हल्की सी सूजन भी हो गई थी। वो भी इसके साथ आगे गाड़ी में बैठ गया। आई एम सॉरी, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम पे, मगर तुम्हें मैं कई बार मना कर चुका हूँ कि तुम सारंग के साथ मुझे नजर ना हो आइंदा। भी फिर भी तुमने मेरी बात को वैल्यू नहीं दी। आज लंच पे जाना था तुम्हारे साथ, मुझे वक्त गुजारना था। तुमने मेरी हर बात को रद्द करके इसके बावजूद तुम इस आवारा लड़के के साथ होटल में बैठी क्या कर रही थी? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो। मैं इसकी नज़रें तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ छूने की? इसने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। मेहरू की हिम्मत जवाब दे रही थी। बताओ मुझे, बोलो, पत्थर की तरह बन के क्यों बैठी हो? मुझे जवाब चाहिए हर सवाल का। वो एक बार फिर गुस्से से बरसा इस पे। मेहरू की आंखों से आंसू रवा थे। वो बताना चाहती थी कि मुझे शाह ज़बरदस्ती लाई थी, मगर इसे डर था कि शाह इस बात के बाद अशु से इसका मिलना जुलना बंद कर देगा। ठीक है, मत बताओ कुछ भी। मुझसे बात करते हुए तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं रहती। ठीक है मेरू मैडम, ये भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ और इस कमीने का तुमसे मेल मिलाप चुप करके बर्दाश्त करता रहूँगा। घर जाओ और सामान पैक करो अपना, ज़रूरी कल हमारी रुखसती है और मैं अब यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। तुम्हें तुम जो
تم چلو گی میرے ساتھ مری؟ اب میں وہیں رہوں گا اور وہاں کا بزنس سنبھالوں گا۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا کچھ اپنے فیصلے اس پر مسلط کیے جا رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک کے بعد ایک پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، آنسوں کی برسات تھی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پاپا آپ ابھی جائیں، طیبہ سے مہرو کی رخصتی کی بات کر کے آئیں، وہ بھی کل۔ مجھے نہیں اسے مزید پڑھانا، میں اپنی شادی شدہ زندگی کی اب شروعات کرنا چاہتا ہوں، بس سادگی سے کرے رخصتی اور میں اسے لے کر کل مری روانہ ہو جاؤں گا۔ جو بزنس ہمارا وہاں میں اب وہ سنبھالوں گا۔ اس نے فیصلہ سنایا۔ کیا ہو گیا ہے بھلا؟ ایسے بھی کسی کی بیٹی کو رخصت ہوتی ہے؟ 100 بکھیڑے ہوتے ہیں اور کام بھی ہوتے رہیں گے، تم لوگ پہلے گھومنے پھرنے کا بہانہ بناؤ۔ پاپا آپ پلیز جو کہہ رہا وہ مانے، مجھے کل ہر صورت رخصتی چاہیے۔ اس سے کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہہ کر خود تو روم میں بند ہو چکا تھا، مگر حسن صاحب کو شدید آزمائش میں ڈال کے اکلوتا ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی بھی بات رد نہیں کرتے تھے۔ چاروں نہ چار انہیں احمد صاحب کے در پر جانا ہی پڑا۔ ارے آؤ آؤ حسن میاں آئے، بھابھی جی سلمیٰ بیگم بھی کہاں ہے؟ دیکھیں تو حسن میاں آئے ہیں۔ احمد صاحب بہت خوش ہوئے تھے دونوں کو دیکھ کر۔ کچھ ہی دیر میں سلمیٰ بیگم بھی مسکراتی ہوئی اپنی چادر سنبھالتی آ چکی تھی۔ دونوں سے سلام دعا کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد احمد صاحب نے محسوس کیا کہ خدا خیر کرے کہ آج حسن کا چہرہ کیوں اترا اترا لگ رہا ہے۔ چھوٹے میاں سب خیریت ہے نا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ احمد اکثر پیار سے حسن کو چھوٹے میاں کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ پریشان تو ہوں بھائی صاحب، ایک التجا لے کر ہم دونوں حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس اس وقت۔ احمد صاحب اور سلمیٰ بیگم بھی پریشان ہو گئے۔ آخر بات کیا ہے؟ کھل کر کرو۔ احمد بولے بھائی صاحب، شاہزین کا پروگرام اچانک بن گیا ہے مری والا بزنس سیٹ کرنے کا، اور وہ رخصتی کل ہی چاہتا ہے اور شام تک روانگی مری کے لیے۔ حسن صاحب بے حد پریشان تھے، اور وہ آپ کو تو پتہ ہے جو کہہ دے ایک بار۔ حسن صاحب نے سر جھکا لیا۔ مہرو دروازے کی اور سے سب سن رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی۔ میں کیسے اکیلی شاہ کے ساتھ رہوں گی؟ وہ اتنا غصہ کرتے ہیں، پیار تو شاید ان کو آتا ہی نہیں کرنا، میں کیسے رہوں گی؟ وہ رو دینے کو تھی۔ احمد شاہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر سلمیٰ بیگم کی جانب دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ ارے حسن کیوں پریشان ہوتے ہو؟ فضول میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مہرو آپ کی بیٹی ہے، جب چاہے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور بچے اپنے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ بہت اچھا فیصلہ ہے شاہ کا، وہ ادھر اکیلا کیسے رہے گا؟ اس کو اپنی بیوی کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں وہ سب باخوشی راضی ہو گئے تھے۔ مہرو نے دروازے کا سہارا لے کر مشکل سے خود کو کھڑا کیا۔ شاہ سنجیدہ بیٹھا تھا اور مہرو کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواتے۔ سادگی سے جلدی میں رخصتی ہو گئی تھی۔ امی ابو، مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا۔ جو چند گھنٹے رہ گئے تھے، مہرو نے سب کے سامنے ہولے سے کہا۔ شاہ کا پارا ایک بار پھر عروج پر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رخصتی کے بعد جب مہرو اس کے کمرے میں آئے گی، وہ اسے اتنا پیار دے گا کہ وہ خوشی سے اس کے ساتھ جائے گی، مگر مہرو نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ غلط فہمیاں بڑھ رہی تھیں۔ شاہ تم نے مہرو سے شادی کی بہت بڑی غلطی کی ہے، تم جانتے ہو۔ میں تمہیں سرپرائز دینے والی تھی، وہ تھا سارم اور مہرو کی شادی ہے۔ ہم اس کا ہاتھ مانگنے والے تھے دونوں کی مرضی سے۔ شاہ کے واٹس ایپ پہ یہ دھڑا دھڑ وائس میسیجز آ رہے تھے شال کے۔ وہ اب بھی تمہارے ساتھ نہیں بلکہ سارم سے ملنے آئی ہے۔ شاہ نے فون ایک طرف پھینکا اور آنکھوں پر بازو رکھ کر شدید کرب میں لیٹ گیا۔ پتھر پہ مسلسل پانی پڑتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو ہی جاتا ہے، اور یہ تو پھر مرد کا دل تھا جس میں شال مسلسل شک کا بیج بو رہی تھی۔ شاہ کے دل میں شک کا بیج بڑھ رہا تھا۔ شاہ کمرے میں لیٹا تھا، بازو ہاتھوں پہ رکھے۔ وہ ہولے سے کمرے میں آئی تھی۔ شاہ کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا، مگر وہ لیٹے ہی رہا تھا۔ مہرو کے ہاتھ میں اس کی خوبصورت پنک ڈائری تھی، وہ اس نے اپنے بیگ کے اندر رکھ دی تھی، جس میں اس نے اپنی زندگی کے تمام واقعات حتیٰ کہ جب شال نے اسے فورس کیا تھا چلو ساتھ، اور شاہ کے تھپڑ تک، ہر بات اس میں رقم تھی۔ سامان طے کرنے کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بیڈ کے ایک طرف کھسک کر پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ شاہ نے آنکھوں پر سے بازو اٹھائے اور ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی۔ اس نے کروٹ مہرو کی جانب کر لی، ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر بازو کی ٹیک لگائی۔ مہرو پیچ کلر کے فراک پہنے، سر پر دوپٹہ لیے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ تم خوش ہو میرے ساتھ شادی پہ؟ مہرو نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم کہیں سارم کو پسند تو؟ مہرو نے ایک سر نگاہ شاہ پر ڈالی، دو آنسو آنکھوں کی اوٹ سے نکل کر گال تک آئے۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پہ چلے گی۔ شاہ سیدھا ہو کے لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگ گیا۔ جو بھی سچ ہے وہ بتا کیوں نہیں دیتی یہ؟ کیوں میرا اور اپنا صبر آزما رہی؟ اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک خوبصورت ڈبیا نکالی، اس میں نازک سی چین تھی جس کے سامنے ایس اور ایم تھا لٹک رہا تھا۔ یہ منہ دکھائی کا تحفہ تھا۔ اس نے ایک سردہ بھری اور دوبارہ وہ ڈبیا رکھ دی واپس۔
میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب جو کچھ کرنا ہے وہ تم نے کرنا ہے، شال نے سارم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں مہرو کو کسی طور پر بھی شاکا ہونے نہیں دوں گا، چاہے مجھے زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں کروں گا، وہ میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ سارم نے سگڑ کا کش لگایا۔ سامان گاڑی میں رکھ دیا گیا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ دونوں اپنی نئی زندگی کے سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ مہرو کو سب بہت یاد آ رہے تھے، وہ بار بار ٹیشو سے آنکھوں کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ شاہ کو اب شدید چڑ ہو گئی تھی اس کے آنسو سے، وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس قدر سنگ دل انسان ہے، کس پتھر سے میں نے محبت کر لی جسے میرا خیال تک نہیں ہے، ایک سب سے جدائی کا غم، دوسرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، خدایا کیا کروں۔ مہرو کا مزید رونا آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس نے غصے سے گاڑی روک دی۔ مجھ سے شادی کا شوق کب تک مناتی رہو گی؟ اس نے اپنے غصے والی ٹون میں بات کی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مہرو نے برہمی سے جواب دیا۔ ایک لمحے کو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر پھر وہی لمحہ، بھوک لگ رہی ہے تو رونے سے کیا کم ہو جائے گی؟ بتاؤ گی مجھے تو سمجھ آئے گی نا۔ حد ہے۔ شاہ کو غصہ سارم پہ تھا جو مہرو پہ نکال رہا تھا۔ اس نے ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی۔ چلو آؤ کھانا کھا لو، اترو نیچے۔ اس نے گاڑی روکی۔ مجھے نہیں کھانا، آپ کے باتوں سے بھر گیا ہے میرا پیٹ۔ مہرو نے اب کی بار آنسو زبردستی روک لیے۔ اس نے بھی زیادہ مزاحمت کرنا مناسب نہ سمجھا، اس سے اندازہ تھا کہ اس کا رویہ غلط تھا۔ وہ خود گاڑی سے اترا اور کھانا گاڑی میں ہی لے آیا۔ اچھا اب ناراضگی کو ایک طرف رکھو اور کھانا کھاؤ۔ اس نے پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ مجھے نہیں کھانا، وہ بضد تھی۔ شاہ نے ایک نظر اپنی معصوم بیوی پر ڈالی جو غصے اور ناراضگی میں مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے جذبات بہکے، مگر یہ موقع نہیں تھا۔ اسے ابھی اس بات کو بھی کلیئر کرنا تھا کہ سارم کا مہرو کے آس پاس رہنے کی وجہ کیا ہے۔ فی الحال اس نے تمام باتوں کو ذہن سے جھڑک دیا۔ اس نے اسپون مہرو کے منہ کے پاس لا کے ایک لمحے کو وہ ٹھٹکی۔ یہ وہی شاہ ذہن ہے، غصے والا، آج اتنی تبدیلی، مگر اسے یہ تبدیلی بہت اچھی لگی۔ اس نے معصومی سے منہ کھولا اور شاہ کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگ گئی۔ گٹ گر شاہ نے اطمینان سے اور تسلی سے اسے کھانا کھلانے کے بعد کہا۔ مہرو مسکرا دی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ایک چھوٹا مگر بے حد خوبصورت گھر تھا۔ سامان سنبھالنے کے بعد دونوں روم میں آ چکے تھے۔ میں کل آفس سے واپسی پر تمہیں پک کر لوں گا، ریڈی رہنا، اور کچھ چاہیے لسٹ بنا رکھنا۔ اور جو کچھ چاہیے لسٹ بنا رکھنا، وہ کہہ کر لیٹ گیا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور کچھ تھکن بھی تھی، جس کی وجہ سے لیٹتے ہی وہ نیند کی وادی میں کھو گیا تھا۔ مہرو شاہ کے قریب آ گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، مگر وہ اس کا من چاہا ہم سفر تھا جس سے اس کو محبت تھی۔ وہ آج اس کے پاس، اس کے قریب تھا۔ وہ پاس آئی اور اس کے گہرے سیاہ بالوں میں اپنی سفید انگلیاں پھیرنے لگی۔ جب اچانک شاہ کو کسی کا لمس محسوس ہوا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ مہرو کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کوئی حسین خواب ہے یا خوبصورت حقیقت۔ مہرو کا ہاتھ اچانک سے رک گیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہا، مگر بے سوچ شاہ نے اس کو بازو سے کھینچا اور اپنے قریب کر لیا۔ شاہ کی صبح جب آنکھ کھلی تو اس نے مہرو کو اپنی باہوں میں پایا۔ تب اسے یاد آیا کہ مہرو اس کے کتنے قریب تھی۔ کل رات واقعی بہت حسین تھی۔ وہ مسکرایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اٹھا اور پاس ہی شاپ سے کچھ ضروری کھانے پینے کا سامان رکھ کر اپنا ناشتہ بنا کے روم میں آیا۔ مہرو کے لیے ناشتہ لے کے وہ ابھی تک سو رہی تھی، بہت پرسکون نیند۔ شاہ کا دل چاہا کہ وہ بس اس کے پاس بیٹھا رہے اور دیکھتا رہے اسے۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم، اتنی پیاری۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ کے اور اس کی زلفیں سنوارنے لگا۔ جب مہرو کی اچانک آنکھ کھل گئی، شاہ کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر اسے رات کا واقعہ یاد آیا جب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور وہ نیند سے اٹھ گیا تھا۔ اف، رات کو مجھے کیا ہوا تھا؟ شاہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اسے اب شرم آ رہی تھی۔ وہ فوراً سنبھل کے بیٹھ گئی۔ کچھ لوگوں کو بہت پیار آ رہا تھا رات کو ہم پہ۔ شاہ نے کیتلی سے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، مجھے لگا آپ کے بالوں میں کچھ لگا ہے۔ ڈسٹ تھی وہ سفر جو ایسا تھا، میں صاف کر رہی تھی۔ مہرو نے آنکھیں چراتے ہوئے بے وزن وضاحت دی، جس پر وہ کہکا لگا کے ہنسنے لگا۔ میں فریش ہو کے کروں گی ناشتہ۔ اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، مگر شاہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ شاہ، اس نے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ اس نے ہاتھ پہ بوسہ دیا اور چھوڑ دیا اس کا بازو۔ وہ شرما کے بھاگی کمرے سے۔ پاگل لڑکی! شاہ کو بے حد پیار آیا اس پہ۔ ناشتہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کروایا۔ مہرو کو بیگم اب دروازے کو آپ لوک کر لو اور میرے آنے تک مت کھولنا۔ تم یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ میں آؤں تو پوچھ کے کھولنا۔ ایک تو آپ سمجھدار بھی بہت ہو نا، مجھے فکر لگی رہتی ہے تمہاری، مگر میں کوشش کروں گا جلدی ہی آ جاؤں۔ اس نے ماتھے پر بوسہ دیا اور چلا گیا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ کچھ ہی دیر بیٹھی، مگر جلدی اکتا گئی۔ چلو مہرو، آج گھر کی صفائی پر لگ جاؤ، ایسے ہی وقت گزرے گا اور شاہ کے آنے کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ تب تک میرا کھانا ختم
होता है। इसने दुपट्टा अपनी कमर पर कसा और अपनी दराज जुल्फों को जोड़े की शक्ल दी और झाड़ू संभाल कर सहन में निकल आई, जिसके दोनों तरफ सबसे घास थी और दरमियान में सफ़ेद पत्थरों की राहदारी, जो बारिशों की वजह से अब इस पे काई जमना शुरू हो गई थी। उसने अच्छे से घर का हर कोना साफ किया, खाना बना के इसने शावर लिया और अपना फेवरेट ड्रेस पहना। लाइट येलो और वाइट तमाम कामों से फारिग होने के बाद इसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और अपनी डायरी के लेकर सोफे पर ही दराज हो गई। कल मैं अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर इस पत्थर दिल महबूब के पास चली गई। वो है ही ऐसा, मेरा दिल मचल जाता है जब वो मेरे सामने होता है। मेरा दिल चाहता है मैं इस पे अपनी मोहब्बतें निछावर कर दूं, मगर वो कुछ नहीं समझते। इनको सिर्फ गुस्सा करना आता है मुझ पे। वो डायरी के सफ़े भरती गई, शाह से गिले शिकवे के इसी दौरान न जाने कब इसकी आंख लगी, इसे कुछ होश ना रहा। शाह के आने का टाइम हो गया था। वो न जाने कब से दरवाज़ा पीट रहा था, मगर थकन इस कदर थी कि महरू बहुत गहरी नींद सोई थी। शाह परेशान हो रहा था, कहीं खुदा ना करे कुछ हो कुछ हो ना गया हो। वो है भी इतनी लापरवाह से इसे याद है कि इसके पास डुप्लीकेट की भी मौजूद है। अवैस मुझे पहले क्यों नहीं याद आया इसका। इसने फ़ौरन दरवाज़ा का लॉक खोला और हर तरफ सफाई नज़र आ रही थी, हर चीज़ क्लीनेस से अपनी जगह पर रखी हुई थी, मगर इस वक्त सिर्फ महरू की फिक्र थी वो ठीक हो। वो भागता हुआ हॉल में दाखिल हुआ, जहाँ वो सोफे पर दराज थी। उसके सीने पर एक पिंक डायरी थी, जबकि पेंसिल हाथ से फिसल कर कारपेट पर पड़ी थी। शाह परेशानी से इसकी जानिब लपका और फ़ौरन इसका बाजू पकड़कर नब्ज़ चेक की, जो अपनी मैसूर रफ्तार पर चल रही थी। तब जाके शाह की सांस भी बहाल हुई। बेख्तियार इसने अपने होंठ इसके नरम होंठों पर रख दिए। कुछ ही देर में इसी तरह बैठा रहा। शुक्र है तुम ठीक हो। वो बेहद परेशान हो गया था। जब तमाम घर पर नजर डाली तो समझ आई कि मैडम आज घर की सफाइयाँ करती रही थी, तभी थकन से घोड़े बेच के सो गई। वो मुस्कुराया, डायरी को एक तरफ रखा और मेहरू को उठाकर रूम में ले गया। बेड पे इसे लटाने के बाद इस पर कंबल ओढ़ा, बाहर लॉक करने गेट चला गया। जब वो रूम की तरफ मुड़ा तो इसकी नज़र मेहरू के हाथ में जो डायरी थी इस पर पड़ी। से डायरी उठाई और रूम में मेहरू के पहलू में लेट कर पढ़ने लग गया। मेरा पहला और आखिरी प्यार, शाह के नाम। शाह के हाथों में मेहरू की पिंक डायरी थी, जिसमें इसने अपने हर एहसास को कैद करके सबसे छुपा के रखा हुआ था। जब से इसको महसूस हुआ था इससे शाह से मोहब्बत है, हर बात, हर मोहब्बत का एहसास, इसके कुर्ब की चाह, सब वो बढ़ता जा रहा था और इंकशाफ होते जा रहे थे इसकी मोहब्बत की। शाह को एक अनजानी सी खुशी हो रही थी। अशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी बहन हो और सारा मेरा अच्छा दोस्त, मेरे भाई जैसा। अशु, आज तुम्हारे लिए मैंने शाह को नाराज़ किया और तुम भी पता नहीं कहाँ गायब होगी। मुझे और सारम को होटल में छोड़ के मुझे शाह ने पहली बार थप्पड़ मारा। मैं सारी रात नहीं सो सकी। जिससे इतना प्यार करो, जब से होश संभाला है, जब से मोहब्बत के मायने पता चले, तब से सिर्फ एक ही नाम आया जहन में, शाहजैन। मगर शाह, इनको पता नहीं मुझसे मोहब्बत है भी कि नहीं। कभी इतना प्यार करते हैं और कभी थप्पड़, कभी गुस्सा। डायरी के इस वर्क पर आंसू के पानी से कलम की स्याही चंद लफ्ज़ों में फैली हुई थी, जो इसके रोने का वाज़ह सबूत था। अशाल और सारम, तुम दोनों अब नहीं बच सकते मुझसे। शाह को शदीद गुस्सा आ रहा था इस वक्त दोनों बहन भाई पे। वो सारी रात ठीक से सो नहीं पाया था। वो इस इंतज़ार में था कि कब मेहरू नींद से बेदार हो और वो इसे अपने गले से लगा ले। सुबह जैसे ही मेहरू की आंख खुली, इसने अपने हाथ शाह के हाथ में जकड़े देखे। वो इसी के जाने का इंतजार कर रहा था, अपनी नींद से बोझल होती हुई आंखों से। शाह, क्या हुआ है आपको? वो परेशानी से उठकर बैठ गई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इसने अपना हाथ शाह के माथे पर रखा। मैं ठीक हूँ मेरी जान। शाह ने इसका हाथ अपने होंठों के करीब करके बोसा दिया। आपकी आंखें क्यों फिर बोझल सी हैं? इसने परेशानी से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम मेरे पास आके लेट जाओ, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। शाह ने इस कदर प्यार से कहा कि वो इनकार ना कर सकी। वो इसके पास आके लेट गई। शाह ने इसे गले से लगा लिया। मेरी जान, इसने मेहरू की गर्दन पर अपने अपने प्यार का पहला हक अदा किया। वो दीवाना वारे से चूम रहा था। मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। इस दिन मेरा तुम पे हाथ उठा तब वो शक की वजह नहीं थी। सारम एक आवारा लड़का था। इसकी दोस्ती आवारा किस्म के लड़कों से है। मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी गंदी नज़र तुम पे डाले। और तुम मुझसे वादा करो, आइंदा हर बात मुझसे शेयर किया करोगे, ताकि मज़ीद गलतफहमियाँ पैदा ही ना हो। वादा है आपसे। वो प्यार से मुस्कुराई तो इसने मेहरू के होंठ चूम लिए। देखो मेहरू, मियाँ बीवी का रिश्ता कायम ही इत्मीनान पे है। जहाँ दोनों बातें छुपाना शुरू हुए, वहाँ रिश्ते में दरारें पड़ने लग जाती हैं। हाँ, मेरी भी गलती थी कि मैंने हद से ज़्यादा सख्ती का खौल चढ़ा रखा था। कभी तुम्हें नहीं समझ सका, मगर अब सब कुछ ठीक होगा। अब हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आएगा, बस मैं होऊंगा और तुम, और ढेर सारी मोहब्बत और बहुत से रोमांस। वो शरारत से हंसा तो मेहरू शर्मा के इसके सीने में छुप गई। क्या सोचा है फिर तुमने? इस बुद्धू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा सारम।
اشال نے غصے سے کہا، تھوڑا انتظار کرو تم بھی اور میں بھی، اگر نہیں کام بن رہا تو مجھے گھی الٹی انگلی سے نکالنا اچھے سے آتا ہے۔ سارم نے دھوئیں کے غول اڑاتے ہوئے کہا، میں تو تمہیں بہت عقل مند اور غیرت مند سمجھتی تھی ڈیئر کزن، مگر حیرت ہے مہرو کو تم نے اب بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ شاہ کے نمبر پر دوبارہ اشال کا میسج آیا، مہرو ادھر آؤ، تمہاری پیاری بہن کے میسج آئے ہیں۔ شاہ نے حقارت سے فون مہرو کی جانب بڑھایا، آواز کی ٹون اور میسج سنتے ہی مہرو کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ وہ شاہ کے پاس ہی بیٹھ گئی، دو آنسو اس کی آنکھوں سے گرے۔ یہی تمہیں سمجھاتا تھا کہ دور ہو اس سے، اب بس رونا نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ، کسی کی جرت جو کرے تمہارے بارے میں کچھ غلط بات۔ شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مہرو اور شاہ بے حد خوش تھے، زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ مہرو کو شاہ کا بھرپور پیار اور توجہ مل رہی تھی اور شاہ کو مہرو کی ساری محبتیں جن سے وہ محروم رہا تھا ایک ٹائم سے۔ وہ اس وقت آفس سے واپس آ رہا تھا، رستے میں جب اچانک اس کے فون کی اسکرین پر شال کا نمبر جگمگایا۔ یہ کیوں مجھے کال کر رہی ہے؟ وہ بھی اس وقت اس نے ناگواری سے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف سے دوبارہ نمبر ملایا گیا۔ اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ آج شاہ سے دو ٹوک بات کرے۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب میں تمہاری کال کاٹ رہا تھا تو سمجھ جانا چاہیے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ نے شدید غصے کا اظہار کیا، تمہیں میری بات سیدھی طرح سمجھ جو نہیں آتی تبھی کال کرنا پڑی۔ شاہ دیکھو، سارم اور مہرو ایک دوسرے کو اشال نے کہنا چاہا مگر اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی گئی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور خبردار میری بیوی کا نام اپنے آوارہ بھائی کے ساتھ دوبارہ لینے کی ہمت کی تم نے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ شاہ پلیز سنو تو، اس نے منت کی، میں نے کہا نا میں تم دونوں بہن بھائیوں کی اصلیت جان چکا ہوں، اور تمہاری طلاق کے لیے بتاتا چلوں کہ صرف میں ہی نہیں مہرو بھی دیکھ چکی ہے تمہارا اصلی چہرہ۔ آئندہ مجھے کال یا میسج کرنے کی جرت بھی نہ کرنا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ تم اب نہیں بچ سکتی مہرو کی بچی، مائی ڈیئر کزن، اب دیکھو میں تمہاری بیوی کو کیسے تم سے چھینتی ہوں۔ وہ اپنی اس قدر توہین کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سارم تمہیں اب کچھ کرنا ہوگا میری خاطر، میں اپنی اتنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے مہرو شاہ سے ہر صورت چھیننی ہے، اگر اب بھی تم کہو گے کہ انتظار تو سوری اب مجھ سے نہیں ہونے والا۔ غصے سے شال کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں کل صبح ہی مری روانہ ہو رہا ہوں۔ سارم نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ چچا جان کیسے ہیں؟ وہ حسن صاحب کے گھر میں موجود ہے۔ اسے سارم بیٹا، ارے سارم بیٹا آؤ نا، آج اتنے عرصے بعد کیسے چچا کی یاد آ گئی بھی؟ حسن صاحب نے بھی اس کے انداز میں استقبال کیا۔ بس چچا، وقت ہی نہیں ملتا، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، باتیں ہوتی رہیں گی، تم بتاؤ چائے لوگے یا جوس؟ چائے ٹھیک رہے گی، سارم نے مسکرا کر کہا۔ بیگم بھائی کہاں ہیں آپ؟ سارم بیٹا آیا ہے، چائے کا انتظام کریں۔ تمنا بیگم بھی بس سرسری سی ملاقات کے بعد کچن میں چلے گی۔ چچا جان مجھے شاہ کا مری والے گھر کا ایڈریس تو دیں، میں کل فری تھا، سوچا ان سے ملاقات ہو جائے۔ وہ مسکرایا، ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں، تم بھائی ہو اس کے، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اس کے پاس جانے کا سوچا۔ حسن صاحب بے حد خوش ہوئے، لیکن آپ نے بتانا نہیں کسی کو بھی؟ شاہ کو بھی نہیں، مجھے ان کو سرپرائز دینا ہے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا، ارے یہ تو بہت زبردست سرپرائز ہے پھر تو۔ حسن صاحب ہنسے، جی بالکل۔ سارم گہری سوچ میں ڈوب کے بولا۔ ایڈریس لینے کے بعد وہ گھر روانہ ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے کون سا حیوان چھپا بیٹھا ہے۔ دونوں بہن بھائی حسد کی آگ میں بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ وہ گھر داخل ہوا۔ مہرو جان من کہاں ہو؟ وہ آتے ہی سے ڈھونڈنے لگ گیا تھا۔ شاہ میں کچن میں ہوں، آپ کی پسند کی بریانی بنا رہی ہوں، اس نے کچن سے ہی بآواز بلند کہا۔ شاہ بھی کچن میں چلا گیا اور مہرو کو پیچھے کی اور سے گلے لگا لیا۔ وہ مسکرائی، آپ بھی نا شاہ، کہیں بھی آپ کا رومانس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کروں، سارا دن تمہیں مس کر رہا ہوتا، اور تم ہو ہی اتنی پیاری کہ بس تم پہ صرف پیار ہی آتا ہے۔ اس نے پیچھے سے اس کی گردن چوم لی۔ اچھا رکو، میرے پاس کچھ ہے تمہارے لیے جو میں ابھی اور اسی وقت چاہتا، ذرا دیر کی تو رہ جائے گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک سرخ ڈبیا نکالی، اس سے خوبصورت چین نکالی، اس کے سامنے ہی ایم اور ایس لٹک رہا تھا، اسے پہنا دی۔ شاہ اس نے چین کے اندر لٹک رہے خوبصورت الفابیٹس کو پکڑا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، شاہ اس نے خوشی سے کہا، یہ آپ کا شادی کا تحفہ ہے شاہ کی جان، اس نے مہرو کا ماتھا چوم کے کہا۔ وہ خوشی سے شاہ کے گلے لگ گئی تھی۔ اگلی صبح ہوتے ہی اس نے اپنی گن نکال کر لوڈ کی اور اپنے چند اوباش دوستوں کے ساتھ بتائے کہ پتے پر مری کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ سارم نے گن لوڈ کی اور اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ مری کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج سنڈے تھا، آفس سے بھی آف تھا۔ شاہ پورا ٹائم ہر لمحہ مہرو کے نام
करना चाहता था। दोनों हॉल में सोफे पर बैठे कोई लव स्टोरी देख रहे थे। महरू उसके कंधे पर सर रखे किसी और ही ख्याल में गुम थी। कुछ ही देर बाद वो उस सर इसकी गोद में रखे वही सोफे पे ही दराज हो गई। शाह ने जब इसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो परेशान हो गया। इसने वही मूवी रोक दी। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मेरी जान जाने। शाह ने इसने की पेशानी चूमी। पता नहीं शाह, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसे महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो उठकर बैठ गई थी। प्लीज़ शाह, मुझे छोड़ना मत कभी। वादा करें शाह, मुझसे कभी दूर मत जाना। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। शाह अचानक इसने रोना शुरू कर दिया था। और मेरी पगली बेगम, मैं पागल हूँ क्या जो अपनी इतनी प्यारी बीवी को अकेला छोड़कर कहीं जाऊंगा? तुम उठो, अभी मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ तुम्हें। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो अब खुद भी इसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। शाह, हम जुदा हो जाएंगे, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। आप बताओ मैं कैसे खुद को तसल्ली दूँ? मैं वसवसों में गिरी हुई हूँ। कैसे निकालूं खुद को? प्लीज़ मुझे कुछ ऐसे लफ्ज़ों की तसल्ली दे कि मेरा दिल को सुकून आ जाए। वो ज़ोर ज़ोर से अब रोना शुरू हो गई थी। शाह ने इसे पानी पिलाया, इसे अपने साथ बेडरूम में ले आया। वो किसी मासूम बच्चे की तरह इसके पहलू से चिपकी हुई थी। शाह ने इसे बिस्तर पर लटाया। मुझे अकेला मत छोड़ें शाह। इसने शाह का बाजू सख्ती से पकड़ लिया तो वो भी इसके पास लेट गया। महरू ने इसे हक कर लिया और वो खुद अब परेशान हो रहा था। सुकून तो इसके दिल में भी नहीं था। बहुत मुश्किल से महरू को इसने सुला दिया था और उठकर कमरे से बाहर आ गया था। इसने फ़ोन पे पहले ही अपने घर का नंबर डायल किया। जी बेटा, तुम तो जाके ही भूल ही गए हो। हसन साहब ने प्यार से गिला किया। बाबा, आप, मम्मा और चाचा चाची और फ़ौरन मेरे पास पहुंचे। महरू का दिल नहीं लग रहा, वो याद करती है। और आज जो इसकी हालत हुई है इससे तो मैं खुद भी डर गया हूँ। प्लीज़ आप सब फ़ौरन आ जाएं। वो सख्त परेशान था। तुम फिक्र ही ना करो, हम बस कुछ ही देर में निकले हैं। तुम जाके महरू को देखो, इसका ख्याल रखो बेटा, घबराना नहीं। हम बस कुछ ही लम्हों में पास होंगे। तुम्हारे हसन साहब भी अब परेशान हो गए थे। उन्होंने तमन्ना बेगम को आगाह किया सूरत हाल से और ख़ुद अहमद साहब की तरफ चल दिए। सब तैयार हुए और रवाना हुए मरी के लिए। दूसरी तरफ सारंग गुस्से से पागल होता दरवाज़ा तोड़ के घर घुस आया था। अपने आवारा दोस्तों को लेकर बाहर हंगामा देखकर महरू और शाह हड़बड़ा गए थे और बाहर की तरफ लपके सूरत हाल समझने के लिए। और तेरा ही इंतज़ार था। इसने शाह को देखते ही इस पर गन तान ली थी। तुम इतने घटिया भी हो सकते हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम दोनों बहन भाई किसी भी हद तक जा सकते हो। शर्म आती है तुम लोगों को मुझे अपने खानदान का हिस्सा कहते हुए। शाह वही खड़ा इसे इसकी औकात दिखा रहा था। बकवास बंद रखा अपनी। तुम और तेरी बीवी कौन से पाकबाज हो? तूने मेरी बहन को इंतज़ार की सूली पर लटका रखा है। इसका प्यार तुझे नज़र नहीं आया कभी? धोखेबाज। और ये इसने डरी सहमी हुई शाह के पीछे छुपी महरू की तरफ गन की। ये हर वक्त मेरे साथ रहती थी, चिपकी। और शादी के लिए तू याद आ गया? खबरदार, अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तुमने। आज के बाद इसका कोई नाम नहीं लेगा। सारम ने बगैर सोचे समझे गन का रुख महरू की जानिब कर लिया था। सारम, रुक जाओ, वो माँ बनने वाली है। शाह चीखा था और भागकर महरू के सामने आ गया था। ओह भाई वाह, मानना पड़ेगा दोनों के प्यार का मतलब पहले तो मरना मरना चाहता है मतलब पहले तू मरना चाहता है। उसने कहका बुलंद किया। इसके पीछे इसके साथी भी कहके लगाने लगे थे। महरू की हालत ख़राब होने लग गई थी। अब वो बाकायदा चीख रही थी, पेट पर हाथ रख के। सारम, कोई और वक्त होता तो मैं बहुत अच्छे से तेरा मुकाबला करता, मगर प्लीज़ यार, महरू की हालत ठीक नहीं है। इंसानियत के नाते ही कुछ रहम करो। शाह ने महरू की हालत देखी तो रोते हुए सारम के आगे हाथ जोड़े। यही तो सही वक्त है प्यारे कज़न, पढ़ ले कलमा। पहले तेरी बारी है और ऊपर जाने की। महरू को इतनी जल्दी तेरे पास नहीं भेजूंगा। पहले इससे अपनी हवस पूरी करूंगा, फिर इसे भेजूंगा। वो शैतानी हंसी हंसा था। शाह की गैरत जोश में आई। कमीने, मैं ज़बान खींच लूँगा तेरी। वो सुर्ख चेहरा, लहू आंखें लिए गज़बनाक अंदाज में अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि सारम ने गन का ट्रैगल दबा दिया था। ठाक गोली की आवाज़ गूंजी थी पूरे घर में। महरू वहीं गिर के बेहोश हो गई थी। शाह लहू में लथपथ ज़मीन पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ा था। आस पड़ोस ने जब घर से शोर शराबा सुना तो फौरन पुलिस को कॉल कर दी थी। तभी मौके पर पुलिस वाले पहुंच गए थे और सारम के साथ इसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। फौरी एम्बुलेंस मंगवा के दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया गया था और घर वालों को भी इतला कर दी गई थी। शाह के फ़ोन से नंबर लेकर सब परेशानी में अस्पताल पहुंचे थे। कुछ घंटे दोनों को आईसीयू में रखा गया था। जैसे ही वार्ड में शिफ्ट हुए सबने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। दोनों की जान बच गई, मगर नुकसान तो हुआ था। इस सब हंगामे में महरू और शाह ने अपना बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था। कुछ दिन बाद दोनों को ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। घर वाले सब इनके साथ ही मौजूद थे।
महरू उदास बैठी थी कमरे में जब वो धीरे से दरवाज़ा खोल के अंदर अंदर आया था। मेरी प्यारी बीवी क्यों उदास है? शाह के पास बैठने से ही इसका ज़ब्त जवाब दे गया था। वो बेख्तियार इसके गले से लगे लगे हिचकियों से रोने लगी थी। अरे प्लीज़ मेरी जान, मुझे बताओ तो हुआ क्या है? मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते और तुम ये बात अच्छे से जानती हो। वो अब इसे यूं रोता देखकर परेशान हो रहा था। शाह हमारा बच्चा, वो रोते हुए गम से बोली थी। शाह की आंखें भी भर आई थीं। देखो, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। अल्लाह की यही मर्ज़ी थी और हमें शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हम दोनों को नई ज़िंदगी दी है। इसके ख़जानों में कमी नहीं है। इसने चाहा और हमारी किस्मत में हुआ तो अल्लाह हमें दोबारा औलाद से नवाज देगा। शाह की बात सुनकर वो चुप हो गई थी, जैसे सब्र आ गया हो। शाह ने इसके आंसू हाथों से अपने हाथों से साफ किए और इसके लब चूम लिए। चलो अब मुस्कुरा दो ना प्लीज़। इसने झुककर कहा तो वो मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात। इसने फिर से मेहरू को गले से लगा लिया। सारम तो अपने इंजाम को पहुंच ही चुका था, मगर कुछ अरसे बाद अशार भी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। इसकी माँ ज़ुबैदा मेहरू और शाह से अभी तक माफ़ी मांगती है, इस उम्मीद पर कि इनके माफ़ करने से शाल ठीक हो जाएगी। जब मोहब्बत सच्ची हो तो कोई ताकत भी दुनिया के प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा की ताकत इनके साथ होती है। तो यहाँ पे नावल ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये नावल? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा था, एक छोटा था, शॉर्ट था, लेकिन अच्छा था नावल। अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।